सो द फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, सो आई होप कि आपको मेरी राइटिंग छोटी छोटी समझ में आ रही होगी. सो दिस इज़ बेसिकली माई रफ, दैट इज़ वाई. देखो, पहला फंक्शन क्या होता है, मोबिलाइजिंग ऑफ सेविंग्स एंड चैनलाइजिंग देम इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव यूज़. जैसे आप एक सेवर हो, आपको क्या करना है उस सेविंग को, तो ये जो फाइनेंशियल मार्केट है उसका वर्क होता है कि जो सेविंग है ना उसको एक सही जगह पे एक प्रोडक्टिव यूज़ कर पाए. जैसे आप फालतू में अपने घर पे उस पैसे को रखे हुए कोई मतलब नहीं है, लेकिन वहीं आप परचेज़ कर ले तो कोई सिक्योरिटी, आप किसी चीज़, मेरे जैसे डेफिशिट पर्सन का एक फ़ायदा हो जाएगा और आपको भी एक तरह से प्रॉफिट मिलेगा उसका जब आप उसको सेल करोगे. ठीक है, तो मोबिलाइजिंग ऑफ सेविंग्स का क्या करना, मोबिलाइजिंग करना. मोबिलाइजेशन का मतलब पता है क्या होता है, ट्रांसफ़र, मूविंग, इस तरीके से. मोबिलिटी वर्ड सुना है, उसी से रिलेटेड है. और उस जो फंड है उसका चैनलाइज करना इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव यूज़, जिसका एक अच्छा प्रोडक्टिव यूज़ हो सके. सेकेंड होता है कि फैसिलिटेट्स प्राइस डिस्कवरी. यानी बेसिकली क्या होता है कि देखो, प्राइस ऑफ द शेयर डिपेंड अपॉन दी डिमांड एंड द सप्लाई. ओके, जितना ज़्यादा डिमांड है तो उसकी जो प्राइस क्या होगी वो बढ़ती चली जाएगी. और सप्लाई का आपने वो पढ़ा ही होगा रूल कि प्राइस इंक्रीज़ तो सप्लाई भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है ना. और ऐसा भी होता है कि प्राइस इंक्रीज़ तो डिमांड डिक्रीज़ हो जाती है और प्राइस डिक्रीज़ तो डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है. ये एक डिमांड का और प्राइस का रिलेशन था और सप्लाई और प्राइस का रिलेशन था. ठीक है, सो बेसिकली जो प्राइस हम लोग डिसाइड करते हैं शेयर का, वो भी सप्लाई और डिमांड के ऊपर ही डिपेंड करता है. ठीक है, सो ये बेसिकली क्या करता है, ये जो फाइनेंशियल मार्केट है ये प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी, प्राइस ऑफ द शेयर्स को भी बताता है. ओके, जैसे कि डिमांड ज़्यादा है सप्लाई से, तो प्राइस क्या ऑफ द शेयर क्या होगा, ऑब्वियसली जो है इंक्रीज़ होगा क्योंकि डिमांड ज़्यादा है. और अगर सप्लाई ज़्यादा है डिमांड कम है तो प्राइस जो शेयर की होगी वो डिक्रीज़ हो जाएगी. ठीक है, थर्ड पॉइंट है प्रोवाइड्स लिक्विडिटी टू द फाइनेंशियल एसेट्स. जैसे कि आपके फाइनेंशियल मार्केट फैसिलिटेट्स इजी परचेज एंड सेल ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स. जो हमारी जो फाइनेंशियल मार्केट होती है वो क्या करते हैं, ईजिली जो परचेज और शेयर सेल होती है फाइनेंशियल एसेट्स की, वो एक ईजी तरीके से करवाती है. इन सो डूइंग टू प्रोवाइड लिक्विडिटी टू द फाइनेंशियल एसेट. जैसे कि लिक्विडिटी का मतलब आपको पता है कि कोई भी ऐसी चीज़ें जिसको आप बेच के तुरंत आपको कैश में कन्वर्ट हो जाए. ठीक है, तो शेयर कैन इशू एंड कन्वर्टेड इनटू कैश फास्टेस्ट. जैसे शेयर को क्या करोगे, आप सेल करोगे. मैंने यहाँ पे सेल लिखा हुआ है, मेरे को खुद नहीं समझ में आ रहा. जैसे शेयर को आपने क्या किया, बेच दिया और तुरंत उसे कैश में कन्वर्ट कर लिया, इसे क्या बोलते हैं, लिक्विडिटी बोलते हैं. तो ये क्या करता है, एक फाइनेंशियल एसेट्स को लिक्विडिटी भी प्रोवाइड करता है. फोर्थ पॉइंट है आपका रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन. जैसे आप बताइए कि ब्रोकर जब भी आप लगाते हैं कोई काम करने के लिए, कहीं भी आप अगर ब्रोकर का इस्तेमाल करते हैं तो जो मिड में जो इंटरमीडिएटरी वाला जो वर्क कर रहा है उसके लिए वो एक्स्ट्रा चार्ज करेगा. कहाँ आप खुद का काम खुद से हो जा रहा है आपके, तो आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ रहा है, आपको जो एक्चुअल कॉस्ट है वही करना. लेकिन आप अगर किसी की हेल्प लेके इसका किसी से सेल करवाते हो या फिर कुछ करवाते हो, तो वो जो बीच वाला पर्सन होगा जो कर रहा है वो आपसे एक्स्ट्रा चार्ज करेगा ताकि अपना भी तो प्रॉफिट बनाएगा कोई वर्क कर रहा है. तो वही होती है कि जो कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन है ना वो रिड्यूस करता है. देयर इज़ नो नीड ऑफ ब्रोकर, नो एक्स्ट्रा मनी रिक्वायर्ड, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा भी है. तो बेसिकली ये 4 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि पहला मोबिलिटी ऑफ सेविंग्स और चैनलाइज देम इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव यूज़. फैसिलिटेट्स प्राइस डिस्कवरी जो कि डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर बेस होता है. लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है एंड द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन को भी ये रिड्यूस करता है. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द टॉपिक विच इज़ फाइनेंशियल मार्केट. और फाइनेंशियल मार्केट जो होता है वो दो तरीके से होता है, एक मनी मार्केट होता है, दूसरा कैपिटल मार्केट होता है. लेट्स सी दिस. फाइनेंशियल मार्केट दो तरीके के होते हैं, एक मनी मार्केट होता है, दूसरा कैपिटल मार्केट होता है. मनी मार्केट क्या होता है, इसे हम लोग शॉर्ट टर्म फंड जो होते हैं वो रेस कर सकते हैं. जैसे मुझे क्या चाहिए, थोड़े अमाउंट में जो फंड होते हैं वो मुझे रिक्वायरमेंट है, तो मैं किसका हेल्प करूँगी, मतलब मैं किसकी यूज़ करूँगी, वो होगा मनी मार्केट का. लेकिन मुझे लॉन्ग टर्म नीड है फ़ंड की, मुझे बहुत ही ह्यूज अमाउंट चाहिए फ़ंड का, तो क्या होगा, मैं कैपिटल मार्केट को यूज़ करूँगी. मनी मार्केट के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं, यहाँ पे सिंपली मैं बता रही हूँ, आगे चल के इसे डीप में पढ़ेंगे. पहला होता है कॉल मनी होता है, टी बिल होती है जिसे ट्रेजरी बिल बोलते हैं, CP/CD कमर्शियल बिल. यानी कि CP इज़ बेसिकली कमर्शियल पेपर एंड CB इज़ कमर्शियल बिल एंड CD इज़ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट. ओके, ये थोड़ा शॉर्ट फॉर्म था बट अब हम लोग इसे डीप में पढ़ेंगे.
और कैपिटल मार्केट दो तरीके का होता है, एक प्राइमरी मार्केट होता है, एक सेकेंडरी मार्केट होता है। प्राइमरी मार्केट को बेसिकली न्यू इशू मार्केट बोलते हैं, जहाँ पे पहली बार जो है शेयर का पहली बार डीलिंग होती है, जिसमें डेट और इक्विटी आता है। सेकेंडरी मार्केट में जो पहले वाले जो शेयर्स हैं उसको जब हम रीसेल करते हैं तो वो डेट और इक्विटी में होता है, सेकेंडरी मार्केट कहा जाता है। सो आइए इसे डीप में डिस्कस करते हैं। पहले हम लोग पढ़ेंगे मनी मार्केट को। ओके, हियर money market for basically the money market is a market for short term funds amount that means meant for use for a period under up to 1 year, यानी कि 1 साल के अंदर तक का जो होता है इसमें हम लोग डीलिंग करते हैं। जनरली जो मनी मार्केट होता है इज़ अ सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर वर्किंग कैपिटल। जो भी मनी मार्केट का यूज़ करते हैं वो बेसिकली अपनी वर्किंग कैपिटल जो डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं उसको कवर करने के लिए यूज़ करते हैं मनी मार्केट का। दैट इज़ वाई इसका जो पीरियड होता है वो 1 ईयर के अंदर होता है। एंड जो ट्रांजेक्शन्स होती है मनी मार्केट की वो क्या इंक्लूड करती है, लेंडिंग या फिर बोरोइंग ऑफ कैश फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड ऑल्सो सेल एंड द परचेज ऑफ सिक्योरिटी हैविंग पीरियड ऑफ 1 ईयर। यानी आप परचेज़ कर रहे हो फिर सेल कर रहे हो सिक्योरिटी का, वो भी 1 साल के अंदर तक का होता है, या फिर आप लेंड कर रहे हो किसी को दे रहे हो या आप बोरो कर रहे हो कैश को, वो भी एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, वो भी इनटू 1 ईयर। ओके, एंड ऑल्सो रिडीम एट 1 ईयर, यानी आप वापस भी कितने टाइम में कर रहे हो उसे, 1 ही साल का। यानी मनी मार्केट को आप ये समझ सकते हैं शॉर्ट टर्म, दैट मीन्स 1 ईयर। ओके, एक तरीका होता है याद करने का या फिर समझने का। मनी मार्केट क्यों यूज़ करते हैं, वर्किंग कैपिटल के लिए, टू मीट इट्स वर्किंग कैपिटल ऑब्लिगेशन, कि हमारा जो वर्किंग कैपिटल होता है उसके ऑब्लिगेशन को फुलफ़िल करने के लिए जब भी हम यूज़ करते हैं तो वो मनी मार्केट को ही हम यूज़ करते हैं। इसके कुछ फीचर्स भी होते हैं मनी मार्केट के। फीचर्स क्या होता है, मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म, मनी मार्केट इज़ द मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म, देयर इज़ नो फिक्स जोग्राफिकल लोकेशन, इसका कोई भी फिक्स जोग्राफिकल लोकेशन नहीं होता, ठीक है। और मेजर इंस्टीट्यूशंस होते हैं मनी मार्केट के, जैसे RBI हो गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कमर्शियल बैंक हो गया, LIC हो गया, GIC हो गया, ये सारे क्या होते हैं, एक इंस्टीट्यूशन है जो कि मनी मार्केट में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। और कॉमन इंस्ट्रूमेंट जिसकी मैं बात कर रही थी वहाँ पे, वो कॉल मनी है, ट्रेजरी बिल है, कमर्शियल पेपर है, कमर्शियल बिल है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है, ओके, एंड सो ऑन। सो लेट्स मूव टू द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट। लेट्स बिगिन। ओके, सो आपको सबसे पहला जो होता है वो मैं आपको कॉल मनी बताऊंगी। यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट है उसे एक्सप्लेन करूँगी, देन आफ्टर मैं फर्स्ट पे आऊँगी। फर्स्ट को हम डिस्कस करेंगे विच इज़ कॉल मनी। आप यहाँ पे देखिए, कॉल मनी या फिर इसको क्या बोलते हैं, कॉल मनी इज़ ऑल्सो नोन एज इंटर बैंक कॉल मनी, ठीक है। ये क्या होता है, इसको कैन बी यूज फॉर 1 डे, एक दिन के लिए भी, और ऑल्सो फॉर ये क्या करता है, ये एक दिन के लिए भी होता है। इसमें क्या हम लोग इंटरेस्ट भी पे करते हैं, ठीक है। जो पहला इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हम लोग कॉल मनी बोलते हैं, विच इज़ ऑल्सो नोन एज इंटर बैंक कॉल मनी, ठीक है। ये याद रखना है कि इंटर बैंक कॉल मनी होता है और ये एक दिन के लिए होता है और इसमें भी इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, ऑल्सो गिव इंटरेस्ट टू, ठीक है। और मनी बोरोड और लेंट, जो बोरो कर रहे हैं या फिर दे रहे हैं ऑन डिमांड फॉर शॉर्ट पीरियड विच कैन जनरली बी 1 डे, एक दिन का भी हो सकता है, जिसमें हम लोग एक्सक्लूड करते हैं संडे हॉलीडे, ठीक है। संडे हॉलीडे को हम एक्सक्लूड करते हैं, जनरली एक दिन का होता है जिसमें हम संडे को एक्सक्लूड करते हैं, यानी संडे को हम लोग काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। मोस्टली बैंक यूज़, इसे क्या बोलते हैं बताओ, मैं इंटर बैंक कॉल मनी क्यों बोली, क्योंकि इसे क्या होता है बैंक यूज़ करते हैं। जैसे कि मोस्टली बैंक यूज़ कॉल मनी व्हेन वन बैंक फेसेस टेम्पररी शॉर्टेज ऑफ कैश। जैसे सपोज दैट कोई बैंक है जिसमें कैश की कमी हो गई है, डेफिसिट हो गई है, तो वो क्या करेगी, दूसरे बैंक को कॉल करेगी। हम इसे समझते हैं कॉल मनी क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक बैंक दूसरे बैंक को फ़ोन करेगी, कॉल करेगी। ये एक समझने का ट्रिक है कि इसे कॉल करके बोलेगी कि देखिए भाई हमारे पास ना डेफिसिट हो गया है, हमारे पास पैसा कम है, तो एक बैंक दूसरे बैंक को बोलेगी कि तुम्हारे पास सरप्लस है तो तुम मुझे थोड़ा सा दे दो एंड आई विल रिटर्न इट, ठीक है। तो अब क्या करेगी, मोस्टली बैंक यूज कॉल मनी व्हेन वन बैंक फेसेस टेम्परेरी शॉर्टेज ऑफ कैश, देन अदर बैंक विल हु हैव सरप्लस मनी कैन लेंड इट टू द बैंक फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम विच इज़ 1 or 2 day। वो बैंक कितने दिन के लिए देगी पता है, 1 दिन या फिर 2 दिन के लिए देगी, ओके। सो कॉल मनी इसी को बोलते हैं, जब बेसिकली बैंक को नीड होती है, जब बैंक को शॉर्टेज होता है। मैच्योरिटी पीरियड क्या होता है, मैच्योरिटी पीरियड ऑफ कॉल मनी या फिर इंटर बैंक मनी इज़ 1 day to 15 days। यहाँ पे 1 से 15 दिन के बीच में होता है, 1 से 15। इट इज़ स्लाइटली लिक्विड,
ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी है इसमें। मोस्ट ऑफ द टाइम बैंक रिक्वायर्ड कॉल मनी टू मीट मिनिमम रिक्वायरमेंट। जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, बैंक को ही कॉल मनी की ज़रूरत पड़ती है, जो उसका कैश रिज़र्व रेशियो होता है उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है उसको पूरा करने के लिए। ओके, कैश रिज़र्व रेशियो आपको पता ही है कि जब कोई बैंक होती है वो एक रिज़र्व रखती है जो अमाउंट और स्पेसिफिक अमाउंट फिक्स होता है। ओके, इंटरेस्ट पेड ऑन कॉल मनी इज़ कॉल्ड कॉल रेट। और जो 1 से लेके 15 दिन के बीच में जो भी हम पैसे लिए होंगे उस पर जो इंटरेस्ट लगेगा उसको बोलते हैं कॉल रेट। ठीक है, जो इंटरेस्ट मनी होगा कॉल मनी पे उसे कॉल रेट बोलते हैं। और इट इज़ वेरी वोलाटाइल। ये इससे क्या, इस रेट को पता है क्या बोलते हैं, वोलेटाइल रेट। कॉल रेट इज़ वेरी वोलेटाइल रेट एंड विच वेरीज फ्रॉम डे टू डे। जैसे सपोज इट आज 1 से लेके 15 दिन है, ठीक है, तो जो रेट है मान लो अभी 15% है, आज 15% हुआ, डे 2 हो गया तो 20% हो गया, मान लो डे 3 हो गया तो फिर 10% हो गया। यानी ये क्या होता है, इतना ज़्यादा वोलेटाइल, ये कीप्स चेंजिंग, घंटे तो घंटे चेंज होता है, यानी आवर टू आवर चेंज हो रहा है, डे टू डे चेंज हो रहा है। दैट इज़ वाई यहाँ पे वोलेटाइल रेट हम लोग इसको नाम दिए हैं। ठीक है, ये जो कॉल रेट होता है ये वॉलेटाइल रेट होता है बिकॉज ये डे टू डे आर टू आर ये बदलता रहता है, चेंज होता रहता है, कभी बढ़ेगा कभी घटेगा। एंड देयर इज़ इन्वर्स रिलेशनशिप। इसमें क्या होता है, एक इन्वर्स रिलेशनशिप होता है बिटवीन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ कॉल मनी एंड अदर सिक्योरिटीज़। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देती हूँ कि जैसे रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है कॉल मनी का, अगर वो बढ़ गया, इंटरेस्ट बढ़ा, तो जो दूसरी सिक्योरिटीज़ होती हैं उनका रेट क्या होगा, घट जाएगा। इसी को बोलते हैं इन्वर्स रिलेशनशिप। ठीक है, और अगर अदर सिक्योरिटीज़ का रेट बढ़ गया तो जो कॉल मनी का रेट होगा वो अपने आप घट जाएगा। ठीक है, कॉल रेट होगा वो घट जाएगा। ओके, सो ये दिस इज़ ऑल अबाउट कॉल मनी और इंटर बैंक मनी। एक क्विक रिविजन देती हूँ, दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ। ये बेसिकली बैंक यूज़ करती है, इसका जो मैच्योरिटी पीरियड होता है ये 1 to 15 डेज होता है। इट इज़ वेरी वॉलेटाइल बिकॉज इट कीप्स चेंजिंग आर टू आर, डे टू डे। एंड बेसिकली क्या होता है, इसके जो रेट को हम लोग कॉल रेट बोलते हैं। ओके, और इसमें हम लोग संडे हॉलीडे को एक्सक्लूड करते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस एंड अदर सिक्योरिटीज़। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है कॉल रेट जिसे बोलते हैं, उसमें एक इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। अगर कॉल रेट बढ़ा तो अदर सिक्योरिटीज़ का रेट घट जाएगा, अगर अदर सिक्योरिटीज़ का रेट बढ़ा तो कॉल रेट का घट जाएगा। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे फाइनली जो यहाँ पे एनसीईआरटी में जो पहला पॉइंट दिया, ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल बहुत ही सेफेस्ट एंड सिक्योर माना जाता है। सपोज दैट आपको एक एमसीक्यू दिया जाता है कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज़ द सेफ वन। आपको एग्जांपल में दिया जाता है कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल, कॉल बिल, 3 एग्जांपल है। आपको टिक पता है किस पे करना है, ट्रेजरी बिल पे। इट इज़ द मोस्ट सिक्योर वन। आइए, क्यों भाई, क्यों सिक्योर है, लेट्स बिगिन। टी बिल, इसे टी बिल बोलते हैं या फिर ट्रेजरी बिल बोलते हैं। ये इशू किया जाता है आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से इशू करती है ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होती है उसके आधार पे जो आरबीआई होती है इसे इशू करती है। तो आप बेसिकली जहाँ पे गवर्नमेंट का हाथ होता है वहाँ पे आप एकदम सिक्योर फील करते हो बिकॉज आपको पता है कि गवर्नमेंट आपको धोखा नहीं देगी। जैसे प्राइवेट बैंक में जब भी आप पैसा डलवाते हैं तो कभी कभार क्या होता है, वो बैंक का सारा पैसा लेके भाग जाते हैं। ये बहुत कभी कभार देखने को मिलता है, तो क्योंकि वो प्राइवेट बैंक होते हैं उनका इतना सेफ नहीं होता। दैट इज़ वाई ना कोई भी प्राइवेट बैंक खुलता है जब तक वो पुराना बहुत ही विश्वसनीय नहीं हो जाए वहाँ पे कोई भी पैसा डिपॉजिट जल्दी नहीं करता। लेकिन वही गवर्नमेंट में भीड़ लगी होती है क्योंकि सभी वहीं पे अपना खाता खुलवाते हैं, अकाउंट खुलवाते हैं। तो इसीलिए जो ट्रेजरी बिल है वो मोस्ट सेफेस्ट एंड सिक्योरेस्ट माना जाता है। एंड दीज बिल इनेबल गवर्नमेंट टू गेट शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स एज दीज बिल्स आर सोल्ड टू बैंक एंड जनरल पब्लिक। ये जो ट्रेजरी बिल होती है ना वो बैंक को बेचा जाता है। ठीक है, ये बैंक को भी बेचा जाता है और जो जनरल पब्लिक है वो भी इसे खरीदी कर सकते हैं इसकी, है ना। इट इज़ बेसिकली नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंड फ्रीली ट्रांसफर्सिबल, है ना, ट्रांसफरेबल। ये बेसिकली क्या होता है, एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है और इशू किया जाता है डिस्काउंट। ये जो टी बिल है उसे डिस्काउंट पे इशू किया जाता है। सेफ एज इट इज़ सिक्योर्ड इशूड बाई आरबीआई। और इसका मैच्योरिटी पीरियड पता है कितना है, टी बिल का मैच्योरिटी पीरियड है, आप लोग नोट करें, 14 days to 365 days, यानी कि 14 दिन से लेके 1 साल। ठीक है, 14 days to 365 days। ओके, और टी बिल इज़ ऑल्सो नोन एज जीरो कूपन बॉन्ड। ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है एमसीक्यू में कि ट्रेजरी बिल को दूसरा नाम क्या है, आप बोलेंगे जीरो कूपन बॉन्ड। एंड दे इशूड एट
प्राइस लोअर देन देयर फेस वैल्यू, यानी कि ये देखो डिस्काउंट पे इशू होता है। सपोज दैट एक इस जो टी बिल का प्राइस है वो 10 रुपये, लेकिन आपको 9 पे बेच रहा है वो, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्काउंट पे इशू कर रहा है, लेकिन जब रीपे करोगे तो आप पार पे रीपे करोगे। जैसे इसका फेस वैल्यू 10 था ना, तो जब आप इसे वापस होगा ना तो वो 10 पे ही वापस करना होगा। ओके, ठीक है। एंड दीज आर अवेलेबल फॉर मिनिमम अमाउंट ऑफ 25,000 एंड मल्टीप्लाइज देयर ऑफ, यानी अगर इसका मिनिमम अमाउंट पूछे टी बिल का तो 25,000 रुपये है। ओके, रीपेड एट फेस वैल्यू, इसको हमेशा आपको याद रखना है। अच्छा, आप एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक मान लो एक बच्चा है जिसका नाम है चिंटू, वो क्या किया, वो टी बिल को परचेज़ कर लिया जिसका मैच्योरिटी है 3 मंथ्स का, और वो 2 लाख रुपए इसका फेस वैल्यू है। तो क्यों, बट वो जो चिंटू है, यू हैव टू एन इमरजेंसी, चिंटू हैव एन इमरजेंसी, कि भाई मेरे को तो तुरंत चाहिए। तो अब क्या होगा, जो बैंक होगी उसको पता है कितना पैसा देगी। वैसे तो फेस वैल्यू 2 लाख था, लेकिन बैंक इसको 1,90,000 ही देगी, और 10,000 क्या होगा, वो आरबीआई का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है। सो यही ये बहुत छोटा टॉपिक था ट्रेजरी बिल, लेकिन फिर भी इसको एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा टाइम लगा। एक बार क्विक रिवीजन लेते हैं इसका। टी बिल इशू करती है आरबीआई ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और ये क्या करती है, इज अ शॉर्ट टर्म बोरोविंग। इसका मैच्योरिटी पीरियड 14 डेज टू 365 डेज है। सोल्ड टू बैंक इन जनरल पब्लिक एंड इशूड एट डिस्काउंट बट रीपेड एट पार। इट इज़ ऑल्सो नोन एज जीरो कूपन बॉन्ड। ओके, एंड इसका मिनिमम अमाउंट है 25,000। ओके, लेट्स मूव टू द थर्ड टॉपिक विच इज़ कॉल्ड कमर्शियल पेपर, एंड आपके एनसीईआरटी में से सेकंड बोला गया है। आइए देखते हैं कमर्शियल पेपर जिसे बोलते हैं, सॉरी कमर्शियल पेपर नहीं, कमर्शियल बिल मैक्स, कमर्शियल पेपर, आई एम सो सॉरी, आई एम जस्ट कन्फ्यूज्ड। कमर्शियल पेपर को क्या होता है, यूज़ क्या होता है पता है। कमर्शियल पेपर को हम लोग पता है कि यूज़ करते हैं ताकि हम अपने फ्लोटेशन कॉस्ट को मीट कर सके, टू मीट आवर फ्लोटेशन कॉस्ट। आइए लेट्स बिगिन विद द कमर्शियल पेपर। इंट्रोड्यूस इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1990। ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए बिकॉज एमसीक्यू वाला पार्ट है, ठीक है। कमर्शियल पेपर जो होता है वो इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में इन 1990 एंड इट इज़ अनसिक्योर प्रोमिसरी नोट। ये भाई पहले ही बता दिया कि जो कमर्शियल पेपर है वो अनसिक्योर है। एक अनसिक्योर प्रोमिसरी नोट है जो कि इशू किया जाता है बाय पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर कंपनीज। पब्लिक सेक्टर करती है फिर प्राइवेट सेक्टर करती है, बट ये अनसिक्योर है। विद इन फिक्स मैच्योरिटी ऑफ 15 डेज टू 1 ईयर, यानी टी बिल का क्या था 14 दिन था, कॉल मनी का क्या था 1 to 15 डेज था। ओके, एंड आपका जो कमर्शियल पेपर है उसका जो मैच्योरिटी है वो 15 डेज टू 365 डेज और 1 ईयर। ओके, हैंस सीपी ओनली इशू बाय कंपनी विद गुड। हाँ देखो, कमर्शियल पेपर एक तो मैंने आपको पहले ही बताया कि एक अनसिक्योर है, तो अगर कोई भी बंदा आके कमर्शियल पेपर को वो करने लगे, ठीक है, इशू करने लगे कमर्शियल पेपर को, पब्लिक और प्राइवेट सब, इधर कोई प्राइवेट है वो इशू कर रहा है, तो भाई कोई भी नहीं जाएगा उसके पास। लेकिन कोई रेप्यूटेड कंपनी है जिसको पता है कि जिसकी क्रेडिट वर्थनेस बहुत अच्छी खासी है, कभी भी धोखा नहीं देता, लेकिन उसका गुडविल बहुत अच्छा है, रेपुटेशन बहुत अच्छा है, तब हम भाई एक तरह सोच सकते हैं कि हाँ ठीक है, हम कमर्शियल पेपर जो ये इशू कर रहे हैं इसको हम ले लेते हैं। ओके, लेकिन आप ऐसी कंपनी हो, आप न्यूली इस्टेब्लिश हो, आप पे कोई भी आपके बहुत ज़्यादा कस्टमर्स नहीं है, आपका कोई पिछला बैकग्राउंड नहीं है इतना खास, तो आपको कोई भी भाव नहीं देगा, ठीक है। इसी भाषा में कहेंगे भाव नहीं देगा, बिकॉज आप अनसिक्योर हो हमारे लिए, और हम किसी भी ऐसे अनसिक्योर में पैर नहीं रखेंगे, ठीक है। एंड इट इज़ रेस टू मीट द फ्लोटेशन कॉस्ट, जैसे ब्रोकर हो गया, अंडर राइटर के कमीशंस हो गए, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों को हम मीट करने के लिए हम कमर्शियल पेपर का यूज़ करते हैं, और इसे बोलते हैं कमर्शियल पेपर इज़ ऑल्सो नोन एज ब्रिज फाइनेंसिंग, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन है। आपके सारे मैंने बोला ना इंस्ट्रूमेंट जो होती है मनी मार्केट का, उसमें बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि इसका मैच्योरिटी कितना है, ठीक है, और इसका दूसरा नाम क्या है। ओके, सो आई होप दिस इज़ क्लियर कि कमर्शियल पेपर आपका होता क्या है। एक बार एक्सप्लेन करूँ, कमर्शियल पेपर इज़ इट इज़ यूज टू मेट द फ्लोटेशन कॉस्ट, शॉर्ट टर्म फंड्स एंड फॉर सीजनल एंड वर्किंग कैपिटल नीड्स, ऑल्सो नोन एज ब्रिज फाइनेंसिंग। मैच्योरिटी कितनी है 15 डेज टू 1 ईयर, और एक अनसिक्योर प्रोमिसरी नोट है, और वे तभी इशू किया जाता है क्योंकि जो कंपनी विद गुड रेपुटेशन। ओके, लेट्स मूव टू द टॉपिक विच इज़ कॉल्ड कमर्शियल बिल नाउ। Commercial bill is basically BR or BP, bills receivable or bills payable.
ट्रेड बिल बोलते हैं या फिर अकोमोडेशन बिल बोलते हैं। जो कमर्शियल बिल होता है इसका नाम ट्रेड बिल और अकोमोडेशन बिल बोलते हैं। इसे ड्रॉ किया जाता है बाई वन बिजनेस टू अनदर, ठीक है, एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस के लिए इसे यूज़ किया जाता है। एंड दीज आर कॉमन इंस्ट्रूमेंट्स इशू इन क्रेडिट परचेज या फिर सेल। आप मान लो सपोज दैट कोई क्रेडिट परचेज कर रहे हो, तब आप जो है BRBP कर दो, और सेल्स कर रहे हो, क्रेडिट सेल्स या फिर क्रेडिट परचेज कर रहे हो, तो भी आप इसी को कमर्शियल बिल को ही यूज़ करेंगे, जिससे हम लोग ट्रेड बिल बोलते हैं। दीज हैव शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी पीरियड, इसका पता है 3 मंथ्स या फिर 90 डेज, ठीक है। कमर्शियल बिल का सीधे 3 महीने, जैसे आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, व्हेन यू आर इन क्लास 11th, जब आपके बिल्स रिसीवेबल वाली चैप्टर था, तो आप मैच्योरिटी क्या याद करते हो, 3 मंथ्स एंड 3 डेज, 3 महीना 3 दिन। यही चीज़ याद करके हम अपने सारे क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करते थे। ओके, सो ये कि बेसिकली क्या होता है, एंड कैन बी डिस्काउंटेड बिफोर मैच्योरिटी। आपको ज़रूरत पड़ गई है तो आप बैंक में जाइए और इसे डिस्काउंट करा सकते हैं। ओके, इट इज़ नथिंग जस्ट एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट की एक्नॉलेजमेंट करने के लिए हम ट्रेड बिल का यूज़ करते हैं या फिर कमर्शियल बिल का यूज़ करते हैं। इसमें 2 पर्सन आते हैं, एक ड्रॉवर होता है, दूसरा ड्रॉई होता है। ओके, सो कमर्शियल बिल एक इजी टॉपिक था जो आपने 11th में ऑलरेडी पढ़ रखा है। इसको आपको यहाँ इसलिए पढ़ना है क्योंकि आपको बताने कि इसकी मैच्योरिटी पीरियड 3 मंथ्स है। इसमें 3 दिन मत लेना, ठीक है, वो अकाउंटेंसी से रिलेटेड था। एंड कैन बी डिस्काउंटेड बिफोर मैच्योरिटी, और इसमें 2 पर्सन आते हैं, ड्रॉर होता है, ड्रॉई होता है। एग्जाम्पल लेती हूँ, एक MCQ पूछ रहा है आपसे, व्हाट इज़ नथिंग जस्ट एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट। आपको आंख बंद करके कमर्शियल बिल पे टिक कर देना है। अगर कमर्शियल बिल नहीं है, ट्रेड बिल लिखा है, अकोमोडेशन बिल लिखा है, लेकिन बिल तो लिखा है ना, आप उसी को टिक करोगे। ओके, अच्छा, वी हैव कंप्लीटेड कमर्शियल पेपर, कमर्शियल बिल, ट्रेजरी बिल, कॉल मनी। अब आपका सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट बताना है। ओके, ये भी देखिए छोटा ही टॉपिक है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट भाई क्या है, सीधे ये भी एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जो कि क्या होता है, ट्रांसफ़र किया जाता है ईजिली वे में। इट इज़ डिपॉजिट विच इज़ फिक्स्ड इन सेकेंडरी मार्केट। इट इज़ दैट डिपॉजिट, जैसे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एक ऐसा डिपॉजिट है जो कि सोल्ड इन सिक्योरिटी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, और ये बैंक जो होती है वो इसे इशू करती है। ओनली बैंक इशू CD, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। इट इज़ द बियरर सर्टिफिकेट। जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या है, एक बियरर सर्टिफिकेट है। एक एग्जांपल देती हूँ, MCQ पूछा है, विच इज़ नोन एज द बियरर सर्टिफिकेट। आपको फिर से क्या लगाना है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। और अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, आपको इसे कैसे पहचानना है, बियरर ऑफ सर्टिफिकेट या फिर डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। ओके, जो कि क्या करती है, बैंक इशू करती है। और CD इशूड बाय बैंक अगेंस्ट डिपॉजिट, जिससे सपोज आपने उसके बैंक में कुछ डिपॉजिट कराए हैं, तो ये क्या करेगी, ये आपको सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट देगी। जैसे ही आप देखिए, मैच्योरिटी डेट क्या होता है, 91 डेज़ टू 1 ईयर। अब आप याद रखिए, 91 डेज़ टू 1 ईयर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का मैच्योरिटी होती है। एंड दिस कैन बी इशूड टू इंडिविजुअल, ये एक इंडिविजुअल, कॉरपोरेट या फिर कंपनीज़ को भी इशू किया जाता है ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइट लिक्विडिटी, जब लिक्विडिटी एकदम टाइट यानी एकदम लो लिक्विडिटी हो, व्हेन डिपॉजिट रेट इज़ बैंक इज़ लो, जो डिपॉजिट रेट है वो लो है बट डिमांड फॉर क्रेडिट इज़ हाई। जैसे सपोज आपको एक डिपॉजिट करा रहे हैं, ठीक है, उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है वो बहुत ज़्यादा कम है, बहुत लो है, लेकिन जो डिमांड है क्रेडिट की वो बाप रे एकदम हाई लेवल, इट्स ऑन द पीक। तो आपको क्या करेंगे, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट आपको दिया जाता है। इसकी मैच्योरिटी 91 डेज़ टू 1 ईयर है। ओके, सो फाइनली हम जो 5 उसके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं मनी मार्केट के वो कंप्लीट कर लिए। लेट्स मूव टू द कैपिटल मार्केट। Capital market, the term capital market refers to facilitates an instruction arrangement through which long-term funds, both debt and equity, are raised and invested. ठीक है, कैपिटल मार्केट इज अ मार्केट फॉर मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड्स, ओके, एंड इट इंक्लूड्स ऑल ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन एंड इंस्ट्रूमेंट्स दैट प्रोवाइड लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म फंड्स। कैपिटल मार्केट का मतलब ये है कि लॉन्ग टर्म, ओके, और कॉमन इंस्ट्रूमेंट्स, इसके भी कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड्स, पब्लिक डिपॉजिट एक्सेट्रा। लेट्स मूव टू द फीचर्स ऑफ कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट के फीचर्स होते हैं, लिंक बिटवीन सेवर्स एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, डील इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है, यूटिलाइज इंटरमीडिएटरी, जैसे ब्रोकर हो गया, अंडर राइटर हो गया, बैंक है, स्टॉक एक्सचेंजेस है एक्सेट्रा, एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। ये क्या होते हैं, कैपिटल मार्केट के कुछ फीचर्स होते हैं। अच्छा, इस कैपिटल मार्केट 2 तरीके से डिवाइड है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। आई हैव टोल्ड यू अर्लियर। जैसे सपोज एग्जांपल लो, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ।
हाउ मच कैपिटल अवेलेबल इन इकोनॉमी फॉर बिजनेस, जैसे हमें जानना है कि आखिर इकोनॉमी में कितना कैपिटल अवेलेबल है। हम कौन सा यूज़ करेंगे, कैपिटल मार्केट यूज़ करेंगे। जैसे इफ़ मोर एंड मोर इन्वेस्टमेंट डन, सपोज दैट इन्वेस्टमेंट खूब भारी भरकम हो रही है, सब लोग जाके बैंक में एफडी कराए जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं फिनेंशियल एसेट्स में, फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, पीपल के पास ज़्यादा पैसा आ गया है, कैपिटल ज़्यादा है। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट ही नहीं हो रही तो भाई कैपिटल नहीं है, क्योंकि पैसे ही नहीं है तो इन्वेस्ट कहाँ से करें, ठीक है। और सपोज दैट गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस में सेबी आता है, जैसे सपोज दैट इसके भी कैपिटल मार्केट के एक फीचर्स होते हैं सेबी, जो कि रूल्स प्रोसीजर्स एंड रेगुलेशंस कराता है, कंडक्ट करता है कैपिटल मार्केट में। ओके, सो अब हम फाइनली देखने जा रहे हैं कि प्राइमरी मार्केट क्या होता है। लेट्स मूव टू द प्राइमरी मार्केट। ये आप देखिए, मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया हुआ है जिसमें मैंने लिखा है प्राइमरी मार्केट इज़ न्यू इशू मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट इज इशू मेनी टाइम्स अर्लियर, कि हमने पहले भी बहुत सारी बार ये सारी चीज़ें कर रखी हैं, ठीक है। तो यही होता है। लेट्स मूव फाइनली प्राइमरी मार्केट, दिस मार्केट इशू सिक्योरिटी फॉर द फर्स्ट टाइम, कि प्राइमरी मार्केट में पहली बार सिक्योरिटी का हम लोग इशू कर रहे हैं, और दिस सिक्योरिटी में भी इशूड इन प्राइमरी मार्केट बाय द फॉलोइंग मेथड्स। तो इसकी मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन जिसे हम बोलते हैं उसे हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला इसमें क्या होता है, ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस, पब्लिक इशू थ्रू प्रोस्पेक्टस। एग्जाम्पल लीजिए आप, पहला जैसे आप सपोज दैट आपकी इंस्टीट्यूशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पहली बार कर रहे हैं, आप प्राइमरी मार्केट है, तो आप किस तरीके से आप इशू करेंगे, पब्लिक को आप कैसे बताएंगे, प्रोस्पेक्टस के थ्रू, ठीक है। आइए इसको समझते हैं हम लोग कि होता क्या है। कंपनी इशू करती है एक प्रोस्पेक्टस टू इन्फॉर्म एंड टू अट्रैक्ट जनरल पब्लिक। आप कोई प्रोस्पेक्टस बनाए हुए और आप जनरल पब्लिक को अवेयर करा रहे हो कि देखो भाई मेरी जो इंस्टीट्यूशन है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक इशू करने जा रही है शेयर्स को, डिबेंचर्स को। तो इन प्रोस्पेक्टस कंपनी क्या करती है, डिटेल प्रोवाइड करती है। जैसे प्रोस्पेक्टस है उसमें आप बेसिकली डिटेल लिखे हो कंपनी का अबाउट दी पर्पस, कि क्यों कर रहे हैं, फंड रेज करने की पर्पस क्या है, और मेरा पास्ट का जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, मेरी जो फाइनेंशियल की कंडीशन है वो आप बताएंगे, मेरी कंपनी का मैं बैकग्राउंड बताऊंगी, फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ताकि जब पीपल उसको देखें, उस प्रोस्पेक्टस को देखें, तो सबसे पहले वो क्या चेक करेंगे, मेरी फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसी है, कहीं मैं ऐसी तो नहीं हूँ कि ऐसा कोई है जो भाई खुद भी कंगाल है लेकिन फिर इशू कर रहा है ना, तो उसमें तो पहले ही भाग जाएगी पब्लिक। लेकिन अगर आप स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड से बिलोंग करेंगे तब जनरल पब्लिक अट्रैक्ट होंगी थ्रू IPO, ठीक है। IPO का मतलब क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो IPO के थ्रू जो होती है, कंपनी कैन अप्रोच लार्ज नंबर ऑफ पर्सन एंड कैन अप्रोच पब्लिक एट लार्ज। ये जो इन्फॉर्म करते हैं प्रोस्पेक्टस के थ्रू, उसमें IPO इज़ द बेस्ट वन, कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जहाँ पे क्या करती है, पीपल एट लार्ज हम अट्रैक्ट कर सकते हैं, ओके। सेकेंड होता है ऑफर टू सेल, ऑफर फॉर सेल। जैसे न्यू सिक्योरिटीज़ आर ऑफर टू जनरल पब्लिक बट नॉट डायरेक्टली बाय द कंपनी। जैसे मैं अगर डायरेक्टली करना चाहूँगी तो शायद नहीं हो, लेकिन मैं अगर इंटरमीडिएटरी का यूज़ करूँ, जैसे ब्रोकर का यूज़ करूँ इसे बेचने में, ठीक है, सेल कराने में, तो उसमें मेरा बहुत हेल्प होगा, ओके।